anyone who by birth is not free and is someone else's property is called slave. Concept of slavery is one of the important concepts given by the father of political science Aristotle. एरिस्टोटल जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है उसने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस किया है और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी यानी जिसको हम गुलामी कहते हैं, स्लेव यानी गुलाम। तो कौन है गुलाम, किसको स्लेव कहेंगे और स्लेवरी क्या होती है, और एरिस्टोटल ने इस कंसेप्ट के बारे में क्या किया है। क्या वो स्लेवरी को जायज़ मानता है, सही मानता है, या इसको वो क्रिटिसाइज़ करता है। तो इस सारी चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज के वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा तो आप इसको आराम से एक दो बार सुनिए और इंशाल्लाह ये जो कंसेप्ट स्लेवरी का है एरिस्टोटल का, ये आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आप इस वक्त राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल पे हैं और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की जो सीरीज़ हमारी आने वाली है इसमें हम हर रोज़ वीडियोस बनाते हैं। प्लेटो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब एरिस्टोटल की बारी है। तो एरिस्टोटल का पहला कंसेप्ट है आज का स्लेवरी। सो फार एज द कंसेप्ट ऑफ स्लेवरी इज कंसर्नड, एरिस्टोटल हैज़ गिवन द क्लासिफिकेशन ऑफ स्लेवरी, यानी देयर आर टाइप्स ऑफ स्लेवरीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लेवरीज। वन इज स्लेव बाई लॉ। स्लेव बाय लॉ कौन होता है? विक्टोरियस कैन टेक डिफीटेड एज स्लेव्स। विक्टोरियस कैन टेक डिफीटेड एज स्लेव्स, यानी जो कौम या जो नेशन या जो कंट्री किसी दूसरी नेशन को हरा देती है जंग के मैदान में, तो उनका यह हक बनता है कि वो उनको अपना स्लेव बनाए। जैसे पास्ट में होता था कि अगर दो देशों के बीच में लड़ाई होती थी तो जो देश जीतता था जंग, वो दूसरे देश को जो हार जाते थे उनको अपना स्लेव बनाता था, उनको अपना गुलाम बनाता था और उनको अपनी प्रॉपर्टी समझता था। उनके साथ वो किसी भी तरह से कोई भी सलूक करते थे। दैट इज कॉल्ड स्लेव बाय लॉ। सेकंड इज स्लेव बाय नेचर। स्लेव बाय नेचर क्या होता है? नो रूलिंग कैपेबिलिटी, वन हु हैज़ नो रूलिंग कैपेबिलिटी, वन हु इज़ नॉट एबल टू रूल, one who is not able to participate in the affairs of the government is called the slave by nature according to Aristotle। यानी स्लेव बाय नेचर कहते हैं उस शख्स को जिसके अंदर हुकूमत करने की सलाहियत नहीं होती और हुकूमत के अंदर कोई फैसला, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिसीजन लेने में कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता, यानी उसके अंदर नेचुरली वो एबिलिटी नहीं होती है, तो इसको हम स्लेव बाय नेचर कहते हैं। थर्ड इज genealogical slave। genealogical slave means slave by birth or sons or daughters of slaves। slave के बच्चे जो है they are called the slaves because they are slaves by birth। इनको कहते हैं कि genealogical slave, यानी इनके जीन्स में, इनके खून में स्लेवरी है, यानी स्लेव का बेटा स्लेव, स्लेव की बेटी स्लेव। तो अब इन तीन कैटेगरीज को, जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्लेवरी हमने कहा, स्लेव बाय लॉ, स्लेव बाय नेचर और जीनोलॉजिकल स्लेव, इनको हम डिफाइन करेंगे। पहला होता है स्लेव बाय लॉ और लीगल स्लेव्स, इनका दूसरा नाम है लीगल स्लेव्स। फॉर एग्जांपल जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर या फॉरेनर्स इंडल्जिंग इन इलीगल एक्टिविटीज़, यानी जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं या जो फॉरेनर्स होते हैं, जासूस होते हैं, एजेंट होते हैं, कौम दुश्मन अनासिर लोग होते हैं जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे लोगों को स्लेव बाय लॉ या लीगल स्लेव बनाया जा सकता है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं इन लोगों को आज़ाद यानी इंडिपेंडेंट या हम कहेंगे इनके राइट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। According to Aristotle, these slaves should be sold as soon as possible because they can be dangerous। एरिस्टोटल कहता है ये लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं, दे आर वेरी डेंजरस, इसलिए इनको अपने पास मत रखो। इनको समझाना, गाइड करना, ये सबसे बड़ा डेंजर है, इसलिए एज सुन एज पॉसिबल दे शुड बी सोल्ड आउट। इनको बेच दो, इनका इस्तेमाल करो, इनको बेच दो या इनके बदले किसी और को लाओ, मगर इनको अपने पास मत रखो। एरिस्टोटल स्ट्रांगली एंड जस्टिफाइड द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी। एरिस्टोटल जो है उसने स्लेवरी के इंस्टीट्यूशन को जस्टिफाई किया है, और इतना जस्टिफाई किया है कि जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था, लेकिन एरिस्टोटल जो है उसने स्लेवरी को जस्टिफाई किया है। वो कहता है कि ये जो स्लेव्स होते हैं ये जायज़ है, यानी स्लेवरी को सही मानता है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल स्लेवरी इज़ नेचुरल एंड यूज़फुल। एरिस्टोटल कहता है कि स्लेवरी नेचुरल होती है और ये यूज़फुल भी है। ही जस्टिफाइड द स्लेवरी, हाउएवर इट वाज ओनली एप्लीकेबल टू नेचुरल स्लेव्स, मगर ये वो नेचुरल स्लेव्स के बारे में बोलता है। यानी जो नेचुरल स्लेव्स है, नेचुरल स्लेव्स
उसको स्लेव ही रखना चाहिए, और क्योंकि ये यूज़फुल भी हमारे लिए है और ये जस्टिफाई भी है। नेचुरल स्लेव्स की अगर हम बात करें, दे आर पीपल हु लैक रीज़न, विजडम एंड वर्च्यू। तो नेचुरल स्लेव जैसे पहले भी हमने कहा था, जिनके अंदर कोई रूलिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, दैट इज़ वाई दे लैक द रीज़न, दे लैक द विजडम, दे डोंट हैव एनी वर्च्यू, दे डोंट हैव एनी क्वालिटीज़। वो हम समझो ऐसा कि वो शक्ल से तो इंसान है लेकिन उनके अंदर अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है। सो दैट इज़ वाई एरिस्टोटल हैज़ गिवन द जस्टिफिकेशन ऑफ स्लेवरी। तो इसीलिए एरिस्टोटल ने जो है इसकी जस्टिफिकेशन दी है। वो कहता है कि नेचर हैज़ क्रिएटेड टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। एरिस्टोटल कहता है कि नेचर ने दो किस्म के लोग बनाए हैं। एक होता है मेंटली स्ट्रांग। सम पीपल आर मेंटली स्ट्रांग एंड possess रीजन एज वेल एज courage. They are reasonable enough to differentiate between good and bad and can take decisions. They are not depend upon others for taking decisions. These people are masters. तो एरिस्टोटल कहता है कि दो किस्म के लोगों को ऊपर वाले ने बनाया है। एक होता है मेंटली स्ट्रांग। ये वो लोग होते हैं जिनके पास मेंटल एबिलिटी होती है, स्ट्रांग नॉलेज होती है, और इसलिए वो डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन गुड एंड बैड। वो जानते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर सकते हैं, दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम मास्टर्स कहते हैं, यानी वो स्लेव नहीं होते। और दूसरी कैटेगरी होती है फिज़िकली स्ट्रांग। Some people are physically strong but lack reason and courage. Thus they need guide who show them the path and can take decisions on their behalf. These people are slaves and need the guidance of master. The slavery is natural. एरिस्टोटल कहता है दूसरी कैटेगरी आपको लोगों की, इंसानों की ऐसी मिलेगी कि जो फिजिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं, बड़े हेल्दी होते हैं, उनकी बॉडी शॉडी होती है, बट उनके पास रीज़न या करेज नाम की चीज़ नहीं होती। इसलिए उनको बहुत कम रीज़न या बहुत कम करेज उनके अंदर पाई जाती है, जिस तरह जानवरों के अंदर होती है। इसलिए उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, और उनकी तरफ से कोई फ़ैसला लेने वाला, डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। और ऐसे ही लोगों को ज़रूरत पड़ती है मास्टर्स की, और इसीलिए स्लेवरी नेचुरल है। यानी वो लोग जिनके अंदर रीज़न की एबिलिटी नहीं है, अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेने की जो है एबिलिटी नहीं है, और कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो एक मेंटली स्ट्रांग बंदा कर सकता है, तो ऐसे लोगों को डिपेंड रहना पड़ता है मास्टर्स के ऊपर, और इन्हीं को हम स्लेव कहते हैं, नेचुरल स्लेव्स। तो दूसरी बात जो एरिस्टोटल ने बोली है, दैट इज़ स्लेवरी इज़ नेसेसरी because slaves by serving basic needs of master provide them the leisure time to participate in state affairs. एरिस्टोटल कहता है कि स्लेव का क्या काम है, स्लेवरी क्यों नेसेसरी है, स्लेवरी क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मास्टर है, जिसको इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट के काम को देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, गवर्नेंस को देखना है, और वॉर की टेक्निक्स को देखना है, डिफेंड करना है अपनी नेशन को, कंट्री को, इसलिए उसको एक टाइम मिलना चाहिए, जिसको लेजर टाइम बोला जाता है, फ्री टाइम मिलना चाहिए इसके लिए। और इसलिए उसके साथ अगर स्लेव जब होगा, उसकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरा करेगा। थर्ड जो एरिस्टोटल ने कहा कि एक्सपीडेंसी जो है, यानी स्लेवरी वाज द फाउंडेशन ऑफ ग्रीक इकोनॉमी। ये इकोनॉमिक सिस्टम की बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि ये जब जिस दौर की बात एरिस्टोटल ने की है, उस ज़माने में स्लेवरी एक इकोनॉमिकल बैकबोन माना जाता था। द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन ग्रीक सोसाइटी एट दैट टाइम वुड हैव बीन इन्वाइटेड सोशल डिसऑर्डर। अगर उस टाइम ये कहा जाता कि इसको ख़त्म कर दिया जाए तो उससे सोसाइटी पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सोसाइटी डिवाइड हो चुकी थी और स्लेव्स के ऊपर काफ़ी चीज़ें मुनहसर थी। ये हमारी इकोनॉमी की बैकबोन थे। दैट इज़ वाई एरिस्टोटल जस्टिफाइड स्लेवरी ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सपीडेंसी। यानी स्लेवरी इज़ गुड फॉर स्लेव्स, मास्टर, स्टेट एज वेल एज इकोनॉमिक सिस्टम। एरिस्टोटल ने कहा कि ये कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है कि हम स्लेव से काम लेते हैं, उसको कुछ नहीं देते, बल्कि ये स्लेव के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो मास्टर की गाइडेंस में रहेगा और स्टेट का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको चलाएगा। एंड यूजफुल फॉर मास्टर क्यों है, क्योंकि मास्टर विल गेट द टाइम टू डेवलप हिज वर्च्यू, हैंस मास्टर शुड ट्रीट स्लेव प्रॉपरली। इसलिए मास्टर को भी अपने स्लेव का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर स्लेव नहीं होता तो उसको वो टाइम नहीं मिलता। इकोनॉमिक सिस्टम के लिए क्यों कैसे इंपॉर्टेंट है, सिंस स्लेव इज़ फिजिकली स्ट्रांग ही कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब उस ज़माने में टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, ना तो रोबोट सिस्टम था कि हम उससे काम चलाते। उस ज़माने में इंसानों से ही काम लेना, और ऐसा इंसान जो ज़्यादा देर तक काम करता था और बड़े बड़ी पत्थर या बड़ी बड़ी चीज़ों को उठा सकता था, जो फिजिकली स्ट्रांग होता था, तो इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस थी उस ज़माने में। तो गुड फॉर द स्टेट क्यों है, मास्टर विल गेट टाइम टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट।
तो स्लैव के लिए कैसे फ़ायदा है, क्योंकि हर एक चीज़ देखना है। अगर स्लैवरी को एरिस्टोटल ने जस्टिफाई किया है तो उसका रीज़न क्या है, वो कहता है स्टेट के लिए भी इसका फ़ायदा है, मास्टर को भी फ़ायदा और स्लैव को खुद भी फ़ायदा है। Because it is good for slave because he does not have reason. In the company of good master, slave can develop virtue. If slave develops virtue of reason and courage, master should set him free. इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात एरिस्टोटल ने बोली कि जो मास्टर है जब ये स्लैव को अपने अंदर रखेगा तो स्लैव के अंदर जो वीकनेस है, जो रीज़न की कमी है, वो पूरी हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि उसके अंदर वो चीज़ डेवलप होगी और जब उसके अंदर वो चीज़ डेवलप होगी, रीज़न एंड करेज, तो मास्टर को उसको फ्री छोड़ना चाहिए, उसको भी आज़ाद करना चाहिए, क्योंकि अब वो स्लेव नहीं रहा। तो दैट इज़ वाई स्लेव एंड मास्टर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, वेयर मास्टर इज़ लाइक हेड, स्लेव इज़ लाइक ए बॉडी। तो जिस तरह बॉडी और सर की बात हम करते हैं, हेड और बॉडी की बात, इसी तरह स्लेव और मास्टर का काम है। हेड के बगैर बॉडी कुछ नहीं और बॉडी के बगैर हेड कुछ नहीं। दैट इज़ वाई एक और यूनिवर्सल लॉ होता है, सुपीरियर शुड रूल ओवर इन्फीरियर, मैन टू एनिमल, सोल ओवर बॉडी, रीजन ओवर एपिटाइट एंड पेरेंट्स ओवर चिल्ड्रन। ये सुपीरियर और इन्फीरियर की जो रिलेशनशिप है ये भी स्लेवरी से जस्टिफाई हो जाती है। अदरवाइज जब सारे लोग इक्वल होंगे तो फिर कौन क्या काम करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा। यानी इस तरह से ये कुछ आर्गूमेंट्स एरिस्टोटल ने दिए हैं और स्लेवरी को जस्टिफाई किया है ऑन ग्राउंड ऑफ फॉर स्टेट बेनिफिट, फॉर इट इज़ यूजफुल, इट इज़ यूजफुल एंड इट इज़ नेसेसरी और इट इज़ ऑल्सो फॉर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक सिस्टम। बट स्टिल there is no doubt people have criticized or people are criticizing the Aristotle's concept of slavery. One important criticism is that it is the age of human rights. आज का दौर जो है ह्यूमन राइट्स का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, डेमोक्रेसी का दौर है, हम इक्वलिटी की बात करते हैं। तो ऐसे ज़माने में स्लेवरी के कंसेप्ट को जस्टिफाई करना एक नॉनसेंस बात है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ कैपेसिटी इज़ रॉन्ग। हर एक इंसान के अंदर अलग अलग किस्म की कैपेसिटी होती है, बट जो बंदा जो काम करता है उससे ये नहीं लगना चाहिए कि वो सुपीरियर है या इन्फीरियर है। काम तो काम है। He rejected the historical origin of slavery and justified it on the philosophical basis. अरिस्टोटल ने शायद हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी या हिस्ट्री को इग्नोर किया कि स्लेवरी कैसे वजूद में आई। असल में ये ओनली फिटेस्ट कैन सर्वाइव, माइट इज़ राइट का कंसेप्ट था कि अमीर आदमी ने गरीब को अपना स्लेव बनाया। नेचुरली होता क्या था, अमीर आदमी गरीब को अपना स्लेव बनाता था। इसमें कहाँ नेचुरल स्लेव्स आ गए या स्लेव लॉ आ गए। एक और जो है ही लेड एम्फेसिस ऑन हेरिडिटी। एरिस्टोटल ने जो है हेरिडिटी के ऊपर फेस किया कि स्लेव का बेटा स्लेव होता है और मास्टर का बेटा मास्टर होता है। एंड ऑल्सो सम पीपल हैज़ क्रिटिसाइज्ड द एरिस्टोटल स्लेवरी लाइक वो कहते हैं कि एरिस्टोटल वाज अ कंजर्वेटिव बिकॉज नॉन ग्रीकस आर स्लेव्स, क्योंकि उसने कहा था कि जो नॉन ग्रीकस है वो स्लेव, उनको स्लेव बना दो। यानी वो समझता था जो ग्रीस पीपल है, जो ग्रीक पीपल है, दे आर द मास्टर्स बिकॉज दे नो, दे हैव अ नॉलेज, दे हैव अ फिलॉसफी, दे हैव अ रीजन, दे हैव अ करेज, दैट इज़ वाई नो वन कैन मेक देम स्लेव्स, दे आर द मास्टर। सो इस तरह से एरिस्टोटल का जो कंसेप्ट ऑफ स्लेवरी है इसको काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है, लेकिन काफ़ी लोग जो है इसको सपोर्ट भी करते हैं। और कुछ चीज़ें जो इसमें इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर डिस्कशन है, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसके ऊपर डिस्कशन करें कि आपके मुताबिक स्लेवरी में कौन से फ़ायदे हैं, कौन से नुकसान हैं। यू कैन कमेंट, क्या इसके मेरिट्स और डेमेरिट्स भी आप बता सकते हैं, तो हम इसको ओपन डिस्कशन के लिए रखते हैं। और साथ ही जो है आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, तो हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। और आने वाले जो नए वीडियोज़ हैं अरिस्टोटल के बारे में उनको भी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।